बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे सवाल और मैं हूं मुनीब फारूक। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पेश किया है हैंडसम 1 के बाद हैंडसम 2। जी हां, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने फरमाया है कि मुल्क को 70 साल के बाबों की नहीं बल्कि जवान खून की ज़रूरत है, और वो जवान खून जिसे मौका ही नहीं दिया गया, वो जवान खून जिसने वजारत खारजा के अंदर उनके बकौल तो झंडे गाड़ दिए, अब मौका दिया जाए तो वो वजारत उज़्मा का कलमदान संभाल कर भी झंडे गाड़ सकते हैं। सवाल ये है कि क्या मुस्लिम लीग नून जो बेचने की कोशिश कर रही है, यानी इकोनॉमिक रिवाइवल, मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी और मुआशी टर्न अराउंड, मुल्क के अंदर तरक्की, हर तरह से तरक्की, क्या वोटर को ये अट्रैक्ट करेगा, या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो एक पर्सोना है, पर्सनैलिटी है, जो उनकी यूथ है, वो अट्रैक्ट करेगी? ये सवाल बहुत अहम है और हर एक के जहनों में भी है, और क्या वोटर भी ऐसा ही सोचता है? और जहां तक मौका देने की बात है तो बसद एहतराम यहाँ मौका आवाम से ज़्यादा कबूलियत का होता है। कबूलियत डिसाइड करती है कि कौन आएगा, कौन इक़्तिदार के अंदर रहेगा और कौन इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। ये बहुत बड़ा मुद्दा हमारे सामने है। पाकिस्तान की सियासी जमातें इसे किस तरह देखती हैं और पाकिस्तान के सहाफ़ी इसे किस तरह देखते हैं, ये बात अहम है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के अपने तौर पर एक मकबूल तरीन लीडर जनाब इमरान खान इस वक्त पाबंद सलासल में हैं। वो ये कहते हैं कि जो काम उनके खिलाफ हो रहा है, यानी साइफर केस के अंदर जो मामलात हैं, वो ऐसे हैं जिनमें उनको सजाए मौत भी हो सकती है। सजाए मौत या लाइफ सेंटेंस, अब फैसला तो अदालत ने ही करना है, लेकिन एक जो बड़ा दिलचस्प अमर है वो ये कि अगर इमरान खान साहब को अदालतों ने किसी के दबाव पर फैसला दिया और सज़ा सुना दी, तो फिर मुकदमा यहाँ वहाँ तो होगा नहीं। मुकदमा कहाँ होगा? हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जनाब नुसरत जावेद साहब मौजूद हैं, मेरे उस्ताद हैं, मुल्क के नामवर सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया नुसरत साहब आपका। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं हमारे भाई जनाब मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और आइकॉनिक सियासतदान है, इसलिए कि ही सीन एवरीवेयर। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा साहब आपका। और जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, मुतअद्दिद दफ़ा बड़ी अहम वजारतों का कलमदान भी संभाल चुके हैं। खुर्रम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले खुर्रम साहब आपसे ही शुरू कर देता हूँ। यू कांट डिनाई द फैक्ट कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इज़ अ फ्रेश फेस, मतलब एक यंग सियासतदान है, डायनामिक पर्सनैलिटी है, परसोना है, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से ख़ुद को कैरी करते हैं। वो ये बात तो उनकी ठीक है, भी बाबियां दी गल छड़ दो, हमें मौका दिया जाए। तो आप कोई एडजस्टमेंट कर लें, जैसे शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने इतनी मेहनत करके वज़ीर आज़म बनाया था, अब आप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को बना लें, ये शौक भी पूरा हो जाएगा। वो कहेंगे मौका तो दिया, तो आप मौका दे दें, आप भी वुसअत क़ल्बी का मुजाहरा करें एज दे से। शौक का तो मुकाबला नहीं हो रहा, ना ही फोटोजेनिक होने का मुकाबला हो रहा है। मुकाबला तो साबिका कारकर्दगी पर हो रहा है ना, कि हम सब ये दावा करेंगे आने वाले इंतखाबात की कैंपेन में कि हम बेहतर अहल हैं पाकिस्तान को आगे लेकर जाने को, पाकिस्तान को खुशहाली देने को, पाकिस्तान को पुरअमन करने को। फिर अगला सवाल ये होगा कि भाई शक्ल देख के तो फैसला नहीं होगा। शायद आपका ख्याल हो सकता है कि भाई फोटोजेनिक होने पे ये फैसला कर लिया जाए। तो जब क्रेडिबिलिटी का इशू आएगा तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 15 साल की जो कारकर्दगी है सूबा सिंध में डेवलपमेंट के हवाले से, दूसरे हवालों से, वो भी सबके सामने है, वो भी डिस्कशन में आई। और जो मुस्लिम लीग नून ने अपना काम किया है वो भी सामने आएगा, और उसमें ये नहीं है कि हम इन 16 माह को निकाल देंगे, वो भी सामने आएगा। उसकी वो भी हम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है, मुस्लिम लीग नून की, पीपल्स पार्टी की और 13 और जमातें जो शामिल थी। तो लिहाजा ये मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अपना बेहतरीन केस जो है, जब केस किसी कारकर्दगी बुनियाद पर नहीं है कि वो बताएं कि जिस सिंध में उन्होंने एक सिंध को बहुत तरक्की दे दी है, लिहाजा वो पाकिस्तान में इसको फैलाना चाहते हैं, तो वो अगर जो है वो सिर्फ अपनी कम उम्री की बुनियाद पे अवाम के पास जा रहे हैं, ये अवाम ने फैसला करना है कि क्या कम उम्री की बुनियाद या जवानी जो है वो बुनियाद हो सकती है। बट खुर्रम साहब ये फरमाइएगा, ये क्रेडिबिलिटी की बात आपने की, ये क्रेडिबिलिटी का बैरोमीटर वैसे तो ठीक है, अवाम ने वोट दे के ही पता करना है कि वोट किसको मिलेगा, जीतेगा कौन, लेकिन जहां तक बात खालिस्तान क्रेडिबिलिटी की है, तो ये आपने खुद ही जज कर लिया कि आपकी क्रेडिबिलिटी, यानी आपकी जमात की, आपके लीडरान की क्रेडिबिलिटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से बहुत ज़्यादा है। तो
आज की सूरत हाल के अंदर, नोइंग हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड, आपको लगता नहीं थोड़े खुशफहम हो गए आप? नहीं, हम जज नहीं करते, हम ये कहते हैं लेट्स हम इस पे कम से कम प्रोग्राम में बैठकर तो ये बात कर सकते हैं कि अगर हमारा ये कयास है कि अगर पाकिस्तान के अवाम ने अपने बच्चों के मुस्तकबिल का फैसला करना है तो वो उस पे जरूर साबका कारकर्दगी, अगर रिकॉर्ड पर बात होगी जिसमें 16 माह का रिकॉर्ड भी शामिल है। बेहतर है। So, नहीं, हमारी record shows that you have done much better than People's Party, right? ठीक है। हमारी तवक्को है वो भी लेकर आए सामने, और ये फिर दोहरा देता हूं कि 16 माह को हम निकाल नहीं रहे। 16 माह की जिम्मेदारी जो है, हाँ, 16 माह की जिम्मेदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और 13 दूसरी जमातें जो थी उन सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। वो अपने आप को उससे अलहदा नहीं कर सकते। बट एक वो चीज है जो आपके खाते में डाल रही है, मैं उस पर आऊंगा, वो ये कि इस दफा लाडले आप हैं, एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर या घोड़े पर सवार आप हैं, और आपको भी लाया जा रहा है। ये वो चीज है जिसको पीपल्स पार्टी भी अब कहती है कि यू आर द न्यू सिलेक्टेड, या आपकी लीडरशिप नहीं सिलेक्टेड है। आप जरूर उस पर कमेंट कीजिएगा। बट नुसरत साहब, जिस तरह आपने मुझे ये इल्जाम दिया कि मैंने खुद अज्यूम कर लिया हमारी क्रेडिबिलिटी ज्यादा है, आपने भी ये अज्यूम कर लिया कि जनाब, व्हाट डज इट शो? डज इट शो डेस्परेशन या दिस इज द एक्चुअल मुद्दा? नहीं जी, मेरा ख्याल है ये स्पिन है। अच्छा, आजकल वो एजिज्म चल रहा है, आपको पता है पूरी दुनिया में। ये मेरा ख्याल है कि ज़्यादा ये वेस्टर्न ये एक्सप्रेशन है जी, वोक्स हैं और बूमर्स हैं और उनके दरमियान ये बात चली है। लेकिन उसके अलावा ये भी है, मतलब मुस्तफ़ा भी इस बात को मेरे साथ आमतौर पर बहुत ज़्यादा ये सेल किया करते थे कि जी यूथ बल्ज है और फलां है। तो यूथ बल्ज भैया खाली पाकिस्तान में नहीं है ना, यूथ बल्ज ये थाईलैंड में भी था अभी। सही। तो अभी थाईलैंड में देखें स्टेटस को जीता है या कौन जीता है, मूव ऑन, उन्होंने पार्टी बनाई, सारे नए लोग थे। तो मसला ये है कि मेरा अपना ख्याल है कि यानी पॉलिटिकल फिनोमेना को एजिज्म में रिड्यूस कर देना जो है बहुत सिंपलिस्टिक अप्रोच है जी। बेसिक बात ये है कि हमारे यहाँ एक निज़ाम कोहना जिसको इकबाल कहते थे जी जी, और जिसको स्टेटस को आप कह लीजिए जी, क्या वो कंसोलिडेट हुआ है ओवर द ईयर्स या कि कमज़ोर हुआ है? ठीक। और क्या उसको कंसोलिडेट करने में ये तमाम लोग भी शामिल नहीं हैं जिनको आज यूथ याद आ गए हैं? ये जो FATF के कानून थे वो कहाँ से बनकर आए थे और उस पर अंगूठे किसने जल्दी जल्दी लगाए थे? मैंने तो नहीं लगाए थे। इसी तरह जब वो एक्सटेंशन का कानून आया तो सारे लाइन में कौन भागा गया था? मैं तो नहीं गया था। तो अब मसला ये है कि अगर किसी और ने आपके लिए कानून बना के देने हैं और आपने उस पर जी हजूरी करनी, आजकल तो मुकाबला ये चल रहा है ना कि सर आप हमें रोड मैप बना के दे, हम अच्छे ड्राइवर साबित होंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि एजिज्म को जो है मैं नहीं लाऊंगा। बट ये जो बिलावल साहब का ये कहना कि जी मुझे मौका दें, तो ये सिर्फ वो आवाम को कह रहे हैं या कहीं और भी कह रहे हैं कि भाई हमें भी मौका हो सकता है जी डबल एज मीनिंग हो। मैं बल्कि ज़्यादा इंटरेस्टेड होता आपकी इस मौजूदगी में, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि शायद मुझे भी जाना पड़ेगा, कमिटेड फॉर अ डिनर, और वो बदकिस्मती से ऐसी जगह पे है जहाँ पर के यानी टाइमली पहुँचना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ अपना को होता है देसी किस्म का तो चक्कर चला लेते। बात यह है कि मैं वाक़तन आपके साथ में ज़्यादा जो है आप भी और मुस्तफ़ा दोनों, आप लॉ के स्टूडेंट्स भी हैं, बहुत सीरियस। मैं आप लोगों से ये जानना चाहता कि ये जो आज अलीमा बीबी मैसेज लेकर आई हैं कि डोनाल्ड लू के ख़िलाफ़ मुकदमा करना है, जी जी जी, तो कौन से पॉसिबल जो हैं अमेरिकन कोर्ट में दफ़ात जो हैं वो इन्वोक हो सकते हैं जिसकी बुनियाद पर US स्टेट डिपार्टमेंट का एक आदमी कि उसने पाकिस्तान के सहाफ़ी को एक मैसेज दिया, उस पर अमरीकी अदालत में उसके ख़िलाफ़ हम कैसे, यानी कि देखिए ये एक ज़्यादा एक ब्राइट, बड़ी एक ब्रिलियंट एक एस्पेक्ट है जिसका अगर आप किसी तरह मेरी उलझन हल कर सकें, क्योंकि वो कल तो एक चौधरी साहब ने कहा था यूरोपियन यूनियन और IMF वाले मिले हैं। यूरोपियन यूनियन की सफीर दुहाई मचा रही है ट्विटर पे, और बाकायदा नहीं हमारी हमने जब कानून पढ़े थे नुसरत साहब तो एम्बुलेंस लॉयर्स का तो हमने सुना था, लेकिन एम्बुलेंस लिटिगेशन हमने पहली दफ़ा सुनी है जो तहरीक इंसाफ शायद करी जा रही है। मुस्तफा साहब, बिलावल साहब के साथ जो उन्होंने कहा है, आई थिंक अगर इसको ज़रा बहुत ज़्यादा लिटरल इंटरप्रिटेशन पे जाएंगे तो शायद ये लगेगा किसी सिर्फ वो आवाम को कह रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी अगर पर्पसिव देखी जाए कि वो कहाँ कहाँ एड्रेस कर सकते हैं, तो आपको लग रहा है कि वो कह रहे हैं कि भाई इनको छोड़ें, ये ट्राइड एंड टेस्टेड लोग हैं,
कर चुके हैं जो करना था, मुझे लेट द न्यू ब्लड चेंज द वर्ल्ड। आपको शायद याद हो कि उन्होंने कौमी असम्बली के आखिरी चंद दिनों में अपना आखिरी जो खिताब किया था, वहाँ पर उन्होंने क्या कुछ कहा था। वहाँ पर उन्होंने गिला किया सबसे पहले अपने वालिद मोहतरम से और फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब से, और उस गिले में उन्होंने ये बात दोहराई कि हमारे लिए आप कोई सियासत छोड़ तो दें। फिर उसके बाद हमने देखा कि कुछ अरसा वो खामोश रहे और फिर एक लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा सामने आना शुरू हुआ, नए सिलेक्टेड की बात शुरू हुई। उसका पस मंज़र जो हमारी समझ में आता है वो तो ये है कि अगर वो इलेक्टेबल्स जो इस्तेहकाम पाकिस्तान में शामिल हुए अगर पीपल्स पार्टी में चले जाते तो शायद ये गिला ना होता, ये लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा ना होता। और वो लोग जो बाप पार्टी में गए, बाप पार्टी से मुस्लिम लीग नून में गए, अगर वो पीपल्स पार्टी में चले जाते, बाप पार्टी अगर वो पीपल्स पार्टी में लोगों दास्ते पार्टी। और दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो अब लाडलापन जो डॉन का एडिटोरियल भी एक छपा, जो गुफ्तगू हो रही है, और वोट को इज्जत दो के बाद की जो नई हमारे सामने एक किस्त आई है। एक ज़माना था कि मैं और डॉक्टर साहब मुसद्दिक मलिक साहब मिल के कैमरे पकड़ रहे थे, आज वो पूरी की पूरी जमात कैमरे लगाने वालों के अंदर ही जाकर उनके साथ शामिल हो गए। तो ये जो बुनियादी तजाद है पाकिस्तानी सियासत का और जिसका इफेक्ट हो रहा है पाकिस्तान की गवर्नेंस पे भी, जो 25 करोड़ लोगों के लिए ये मुल्क नहीं चल पा रहा, वो सिर्फ इस वजह से है कि हम आज तक ये नहीं तय कर पाए कि ये मुल्क चलाना किसका काम है। पहले हम बरे आजम की एशिया की रेस से बाहर हुए, फिर उसके बाद हम रीजन की रेस से भी बाहर हो चुके हैं, और आज तक बजाय इसके कि हम इस तजाद को हल करने की जानिब बढ़ते, तमाम सियासी जमातों ने, जिस तरह नुसरत साहब ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, कि इसी निज़ाम को मजबूत करने में अपना कलीदी किरदार अदा किया है। और आज ये जो निज़ाम हमारे सामने मौजूद है, 2018 में जो कुछ हुआ, आज 2023 में या 2024 का जो इलेक्शन होगा वो 2018 से कैसे मुख्तलिफ होगा, मतलब हमें तो नहीं नजर आ रहा। आपको लगता है रिपीट टेलीकास्ट है उसकी? ऑलमोस्ट एग्जैक्टली। अब रिपीट टेलीकास्ट तो होती जा रही है, और अब तो गुफ्तगू भी उस तरह की। अब देखिए, अब हलीमा साहिबा का आपने वो एक बयान सुनाया और उसके अंदर वो कह रही थी अमंग्स अदर थिंग्स कि ऐसे मुकदमे में मेरे भाई को उलझाया गया कि जिसके नतीजे में उन्हें सजाए मौत या उम्र कैद हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर एकदम जहन में ख्याल आता है राना सनाउल्लाह साहब के साथ भी तो यही कुछ हुआ था। बिल्कुल 9C उनके ऊपर जो लगाया गया था मनशियात, उसमें भी सजाए मौत के साथ हुआ। जी हाँ। तो अब गुजारिश है कि हम ये दायरों का जो सफर है, ये इस दायरों के सफर से हम कब बाहर निकलेंगे? अगर हम इससे बाहर नहीं निकलेंगे तो इन 25 करोड़ लोगों को हम कहां लेके जाएंगे? 5 साल बाद, 10 साल बाद ये 30 करोड़ पे पहुंचा होगा ये मुल्क। ना यहां पर सेहत है, ना यहां पर तालीम है, ना यहां पर इंसाफ है। हमारी मईशत तबाही के दहाने पे खड़ी है, और जिन्होंने ये गवर्नेंस के मसाइल हल करने हैं, वो क्या मांगे तांगे के इक्तदार के साथ वो मॉरल अथॉरिटी रखते होंगे कि वो इस मुल्क के मसाइल और इस बुनियादी तजाद को खत्म कर सके? कतन नहीं। बट रसूल साहब, मैं आपका, मुझे पता है, आपने जाना कि मैं आपका, जो हमारे पास वक्त रह गया, मैं आपसे जाता हूँ, आप मैक्सिमम इसमें हमें बताएं कि ये जो रियासत की टेक्स्ट बुक मैंने किसी जगह सुना, उन्होंने कहा जी वो नहीं बदलती, वो वैसी की वैसी ही रहती है। मुझे सिर्फ ये बताएं कि मुस्लिम लीग नून या मियां नवाज शरीफ साहब इस बात से जान छुड़ा पाएंगे अपनी, अगर वो वजारत उज़्मा पे दोबारा आ जाते हैं और इलेक्शन जीत जाते हैं, कि भाई मुझे भी इस दफ़ा फाइनली दोबारा किसी के घोड़े पे बिठा के लाया गया इक़्तिदार के अंदर, मैं अपने जोर पर नहीं आया, इलेक्शन लड़के अपने जोर पर अपनी बिसात अपनी नहीं जीती, बल्कि कहीं से मदद हासिल की। क्या ये स्टिग्मेटाइज जो हो जाएगी सियासत PMLN की, उससे जान छूटेगी उनकी? मेरा जी अपना ख्याल है, मैं बहुत दयानतदारी से महसूस करता हूँ कि मियाँ साहब अपनी पॉलिटिक्स के उस हिस्से में पहुँचे हुए हैं। देखिए, जैसे बिलावल भुट्टो साहब हैं, मैं समझता हूँ उनके पास सियासत के हवाले से, अगर आप एवरेज वो लॉ पे चलें जी, तो उनके पास अभी गलतियां करने को भी 5-10 साल पड़े हैं। ही इज़ टू यंग फॉर दिस प्रोफेशन। लेकिन मियाँ साहब जो सियासत में जो है 1980s में आए अर्ली में, उसके बाद फिर ग्रेजुअली वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हिस्सा हुए, वहाँ से फिर एक स्टेज पे आए कि उन्होंने 1993 में कहा मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा, बिल्कुल, और एक नई उन्होंने अपने बारे में पहचान बनाई, और फाइनली वोट को इज्जत दो। अब वो सारा कुछ करने के बाद मेरा अपना ख्याल है कि वो अब उस स्टेज पर हैं जहाँ पर एक लफ्ज़ होता है जी, लेगेसी, कि आप तारीख़ में कैसे अपने आप को जानना चाहते हैं। और अगर वो तारीख़ में अपने आप को इस तरह जानना चाहते हैं, इट इज़ हिज चॉइस, यू एंड आई आर नोबडी कि उनकी जगह हम पिक करें कि जी उन बेचारों ने लड़ने की कोशिश की,
मैं बहादुर था मगर हारे हुए लश्कर में थे और आखिर में उसी तनख्वाह पे गुजारा करने को तैयार हो गए। लेकिन वो करने के बाद वो आइंदा नस्लों के लिए वो क्या छोड़ कर जाएंगे? क्या लोगों में ये तमन्ना भी जो है इसका ख़ात्मा हो जाएगा? अभी तो हम तब्दीली के ख्वाब ही देखते हैं ना जी 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 कि यार चीज़ें बदल जाएं, या दुआएं करते हैं कि या अल्लाह हमारा मुकद्दर बदल। बिल्कुल ठीक। तो कोई थोड़ी बहुत एफर्ट होती थी, लोग फिर वो भी छोड़ देंगे कि क्या फ़ायदा है। तो मेरा अपना ख्याल है ये चॉइस उनकी है। दूसरा ये है कि देखिए मैं तो उनकी जमात से ताल्लुक़ नहीं रखता हूँ, ना मैं सियासी आदमी हूँ। अब उनका तकाबुल जो हो रहा है कि जी 2018 के लाडले वो थे और 2023 के लाडले मियाँ साहब हैं, तो देखिए इनको वज़ीर आज़म होते हुए जितना ज़लील और रुस्वा किया गया है 1 साल तक, बिल्कुल, और मीडिया ट्रायल से लेकर असल ट्रायल, फिर ये कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान ग्रेड 20 से 21 के मुलाजमीन के सामने रोजाना पेश हो रहा है। इसके बाद माशाल्लाह आएंगे तो मैं मुझे 100% यकीन है 1 साल बाद ऐसा चो के आगे शायद पेश होते पाए। सॉरी कि आपने एक ट्रेडिशन सेट किया कि वजीर आजम होते हुए अगर आप ग्रेड 20 के आगे पेश होते रहे हैं तो अब जब आएंगे तो इंशाल्लाह SHO आपारा के सामने पेश हुआ करेंगे। आपारा से मेरे पास पुलिस स्टेशन है भाई, खुदा के लिए कुछ और नहीं। SHO आप पारा पुलिस स्टेशन इस्लामाबाद, बड़ी मेहरबानी। तो ये चॉइस उनकी है। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि अगर मैं नवाज शरीफ साहब की जगह हूँ तो मुझे इस वक्त बहुत तकलीफ हो रही होगी कि लोग मेरा तकाबुल जो है आजकल मुझे लाडला समझते हैं। But does it even matter to him? I think coming back to power is more important for him. मेरा ख्याल है कि अगर आपका ईगो पॉइंट हो कि जी मैं जिद पे आऊँगा जी सारी कल दे बाजू चौथी वाली आ गया हट के बुद्धन, तो ठीक है। अगर आपकी ईगो इससे सेटिस्फाई होनी है तो बिफोर आई कुड टेक अ ब्रेक, और फिर नुसरत साहब ने भी जाना है, बट हम ये डिबेट कंटिन्यू करेंगे। लेकिन एक बात जरा खुर्रम साहब इस पे जरा रिफ्लेक्ट कीजिएगा, क्या ये ज्यादा, क्योंकि जो इंप्रेशन है ना खलवत में जलवत में आपके कोलीग्स भी देते हैं कि नहीं जी वी हैव टू शो द वर्ल्ड कि मियां नवाज शरीफ 3 दफा का वजीर आजम था, उन्हें गलत तरीके से निकाला गया, साजिश करके निकाला गया, वो वापस आएंगे और पैगाम देंगे उन तमाम लोगों को कि देखें मुझे जहां से निकाला था मैं वापस वहां गया। इज इट मोर अबाउट दिस कि इसलिए मियां साहब आ रहे हैं? और देखिए ये खाली मेरी राय इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो लोग कह रहे हैं कि मियां साहब भी वापस उसी तरह आ रहे हैं जैसे इमरान खान को 2018 में लाया गया था। ये बड़ा आसान है, मॉरल इक्विवेलेंस दे देना कि जी पॉक्स ऑन ऑल योर हाउसेस, ये भी खराब है वो भी खराब है, सारे खराब हैं। द ट्रूथ इज कि एजेंडा क्या वापस लाना है? वापस वो लाना है वो पाकिस्तान जो 2017 में पुरअमन था, जिसने दहशतगर्दी के खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग जीत ली हुई थी, वो वाला पाकिस्तान लेकर आना है हमें। वो पाकिस्तान लेकर आना है जिसने 2013 के बाद से लोड शेडिंग के खिलाफ जंग जीत ली हुई थी, जिसने कराची में टारगेट किलिंग के खिलाफ जंग जीत ली हुई थी, जिसने पाकिस्तान में जो महंगाई थी उसको 18% से 2.8% पर ले आए हुए थे, फूड इन्फ्लेशन 1% कर दी हुई थी। ये वापस लाना है। और ये बात क्लियर हो गई है कि जब वो एक पूरा जो प्रोजेक्ट इमरानी था जिसको लाया गया कि जी अब पाकिस्तान स्टेबलाइज हो गया है तो अब हम अपनी मर्जी का जो बना दें, यहाँ जो भी खिलौना बैठा देंगे तो ठीक हो जाएगा, वो नहीं हुआ ना। असल क्राइसिस ये है कि जो एक मैन्युफैक्चर किया गया वजीर आजम, वो उसने पूरा प्रोजेक्ट भी डिरेल किया, लेकिन साथ ही पाकिस्तान की इकोनॉमी को, फॉरेन पॉलिसी को, फेडरलिज्म को बेड़ा गर्क किया। तो आज हम बात करते हैं ना जब 2017 की, वो इसलिए करते हैं कि उस वक्त दिस इज द लास्ट टाइम कि पाकिस्तानियों को याद था कि यहाँ टर्मोइल नहीं है, यहाँ स्टेबिलिटी आ गई है, हमने दहशतगर्दी की जंग जीत ली है, लोड शेडिंग खत्म कर दी है, कराची को पुरअमन कर दिया है, महंगाई कंट्रोल हो गई है। तो वो जो लास्ट 2017 की मेमोरी है, अब आप उसको डिस्प्यूट कर सकते हैं, लेकिन मेमोरी यही है कि 2017 आखिरी साल तक जो पाकिस्तानियों को याद है कि पाकिस्तान खुशहाल था और एक सेंस थी कि पाकिस्तान आगे जा रहा है, वो सेंस कि पाकिस्तान आगे जा रहा है वो वापस लेके आनी है। बट एक बात सर, आई हैव टू टेक अ ब्रेक हियर। नोबडी कैन टेक अवे द, आपसे क्रेडिट तो कोई नहीं ले सकता ना, जो अच्छा काम किसी जैसे मियां नवाज शरीफ साहब के खाते में बिजली का बहरान खत्म करना, गर्दी उनके दौर में खत्म हुई, बड़ा पाकिस्तान में कामयाब मिलिट्री ऑपरेशन हुए, फेयर ना, वो कोई क्रेडिट उनसे ले भी नहीं सकता। बट सवाल यह है कि इतने अरसे के बाद बीच में वोट को इज्जत दो का नारा भी हुआ, सबको हुआ, फिर वो कॉन्ट्रडिक्ट भी करता रहा उस पॉलिसी को जो शहबाज साहब की थी, वो कहते थे खिदमत को इज्जत दो। बहरहाल आज मुस्लिम लीग नून एक्चुअली इज्जत किसको दिलवाएगी अगर इक़्तिदार में दोबारा वापस आएगी? क्या वोट को इज्जत मिलेगी, खिदमत को इज्जत मिलेगी, या सहूलत को इज्जत मिलेगी? ये सहूलत वो वाली जो कहीं से ली जाती है। इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। खुर्रम दस्तगीर खान साहब और मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब हमारे साथ मौजूद है। खोखर साहब ये बताइए कि अभी जिस तरह खुर्रम साहब ने बात की, ये तो बात फैक्ट है, किसी जमात का अच्छा काम वो तो कोई नहीं उनसे छीन सकता, लेकिन ये जो सारी बहस हमारी है आज, आप इसे ज़रा इसको पिक्चर कीजिए अगर कि इमरान खान साहब पाबंद सलासल हैं, साइफर केस 4 हफ्ते में फैसला होना है, एनीबडी कैन टेल के फैसला क्या होगा, लेकिन क्या इसको जरा देखिएगा कि अगर अलीमा खान साहबा पीटीआई को लीड कर रही हैं, कहा यह जाता है कि उनका जो निशान है वो भी बैलेट पेपर पर होगा, तो फिर कैसे इलेक्शन, क्या उसका रिजल्ट सामने आपको नजर आता है? मुनीब भाई देखिए, अलमिया ये है और सियासत का दिवालियापन ये है कि जिन मसाइल के ऊपर गुफ्तगू होनी चाहिए जो अवाम से जुड़े हैं उनके ऊपर कोई गुफ्तगू नहीं है। इलेक्शन का जो बुनियादी नैरेटिव होगा किसी भी जमात का, जो बड़ी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून का ये बयानी है कि जी 2017 में हमारे साथ बहुत ज्यादती हुई और मियां साहब अब वापस आएंगे, और पीटीआई का ये बयानिया होगा कि हमारे ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है, मजलूमियत का एक बयानिया लेकर वो लोगों के पास जाएंगे। तो जो इश्यूज की गुफ्तगू है, जो इमरान खान साहब ने आने से पहले हुकूमत में जो वादे किए थे, जिस तरह 1 करोड़ नौकरी हो गई, 50 लाख घर हो गए, उसके ऊपर कोई गुफ्तगू नहीं। हाँ, नहीं, कोई नहीं। मुस्लिम लीग नून रिफॉर्म्स के ऊपर कोई गुफ्तगू नहीं करेगी। गुफ्तगू ही सारी ये होनी कि 2017 में मेरे साथ ज्यादती हुई, मैं वापस आ रहा हूं। अगर रिफॉर्म्स पे कोई गुफ्तगू करनी है तो फिर 16 महीने की हुकूमत को कहां लेकर जाएंगे? उस 16 महीने की हुकूमत में आपके पास तमाम मौके मौजूद थे, अक्सरियत मौजूद थी, अपोजिशन थी ही नहीं असेंबली में। मियां साहब कहते हैं हम तो आने नहीं चाहते थे, शहबाज साहब ने तो अपनी स्पीच भी तैयार कर ली थी कि वो जा रहे हैं, तो वो तो इमरान खान साहब ने धमकी दी, तो फिर हमने कहा हम घुटने नहीं टेकेंगे। तो यही सारे सियासी निजाम का दिवालियापन है कि हम सबको पता है कि ये हुकूमत किस लिए लाई गई, क्यों? ताकि नवंबर के अंदर एक अहम फैसला होना था, शायद उसके अंदर एक्सटेंशन किसी को चाहिए थी, मजीद एक दफा फिर एक्सटेंशन चाहिए थी। तो जब ये सारा का सारा सियासी निजाम सिर्फ चंद चीजों के साथ, 1-2 ऑफिसर्स के साथ, हमारी पावर डायनेमिक्स जो है वो इतनी खराब हो चुकी है कि अब सारा इन चीजों को ठीक करने की जरूरत है। और ये सियासी जमातें जो गुफ्तगू तो करती हैं, अब मंशूर के ऊपर काम शुरू हो गया जी कि हमने पाकिस्तान को कैसे ठीक करना है। ये तो ब्रॉड डे लाइट है कि आपको पता है कि पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स क्या हैं। आज आप बैठ रहे हैं मंशूर बनाने के लिए, 16 महीने की हुकूमत आपके पास रही, अगर आपके पास हल मौजूद थे तो आपने अपने भाई को क्यों नहीं बताए? आपने अपने भाई के साथ भी ज्यादती की, कौम के साथ भी ज्यादती की कि आपने बताया ही नहीं उन्हें कि आपके पास क्या हल मौजूद है। तो इश्यूज के ऊपर कोई पॉलिटिक्स नहीं है, पॉलिटिक्स मजलूमियत के ऊपर है। और इसके अंदर हमारी एस्टेब्लिशमेंट वो सबसे बड़ा जवाब फराहम कर देती है सियासतदानों को कि वो बजाय इसके कि अपना प्रोग्राम लेके लोगों के पास जाए, वो अपना मजलूमियत का बयानिया लेके पहुंच जाते हैं, और लोग भी फिर हमदर्दी की बुनियाद पे वोट करते हैं। हमारे यहाँ एक ये ट्रेंड रहा है, बिल्कुल ऐसे ही सही। तो अब सारी इस चीज को अगर आपने ठीक करना है तो आप फिर उसके लिए ठीक करने के लिए वो रास्ता तो इख्तियार नहीं करेंगे जो आज मियां नवाज शरीफ साहब ने किया। अगर आपने आपके नजदीक मियां नवाज शरीफ का आज का फैसला या आज का रास्ता उसूली नहीं है, कतई उसूली नहीं है। और दुखी इसी चीज का देखें कि नुसरत साहब भी जो बात कर रहे थे कि मियां साहब की एक ट्रेजेक्ट्री रही है, उस ट्रेजेक्ट्री के अंदर हर कोई इंसान इर्तिका के अमल से गुजरता है, हम सब भी गुजरे हैं। मेरी जो सोच जी, गलतियां इंसान सीखता है उनसे, और फिर वो इवेंचुअली 2006 में जाके चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी उन्होंने किया, उसके अंदर लिखा गया कि कोई जमात जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत नहीं हासिल करेगी हुकूमत हासिल करने के लिए या हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने के लिए, इर्तिकाई अमल से गुजर सही है, बिल्कुल ठीक। और इस सारे अमल से गुजरने के बाद फिर वो वोट के इज्जत दो पे पहुंचे, और आज जो रास्ता इख्तियार किया है वो क्या है, उसकी नफी नहीं है। यानी कि अगर सियासी तौर पे हम देखें तो दिस इज मदर ऑफ ऑल यू टर्न्स। ये मियां नवाज शरीफ साहब ने, जो मियां नवाज शरीफ साहब ने लिया, मतलब मदर ऑफ ऑल यू टर्न्स। नहीं, बट इसमें वोट को इज्जत दो नहीं मिल, वोट तो अवाम ने देना है ना। वोट अवाम ने देना है तो ये बाप के पास क्या लेने गए थे? बंदे इकट्ठे कर, ओहो सियासी अलायंस बनाना था। अब ये नहीं, अगर आप क्लियर करें बाप किससे क्या मुराद है? देखिए, बाप जमात की बात कर रहे हैं। देखिए इलेक्टेबल्स जो हैं वो क्यों ताकतवर होते हैं? वो इसी वजह से ताकतवर होते हैं कि आपका अपना बयानिया कमजोर। आज मुस्लिम लीग नून अगर सिंध के अंदर अलायंस पार्टनर्स ढूंढ रही है, बलूचिस्तान में ढूंढ रही है, तो इसलिए ढूंढ रही है कि उनका बयानिया कमजोर है। नहीं, बट अगर खुर्रम साहब, अगर कोई ये भी तो अपना मुस्तफा साहब ये भी तो हो सकता है ना कि अपनी आप जमात, आपको लगता है कि यार हम ये बहुत ज़्यादा पंजाब सेंट्रिक ना हो, हम ज़रा बाकी सूबों से भी अपने साथ साथियों को जोड़ें। इसमें कोई बुराई तो नहीं है कि अगर वहाँ से कोई नून में शामिल हो गया, बाप की पार्टी टूट के वहाँ आ गई और वो शामिल हो गए। हंसे ना, मैं तो पाकिस्तानी इसलिए कह रहा हूँ कि अगर कोई आ गया तो अच्छी गल है। अलमिया ये है कि सियासतदान जो है वो उनकी ट्रांसफर और पोस्टिंग्स हो रही हैं जिस तरीके से किसी सरकारी महकमे में होती हैं कि आज अगर पुलिस को आप देख लें तो एसपी इधर से उधर ट्रांसफर हो गया, एसएचओ इधर से उधर चला गया। कुछ लोग ऐसे भी थे कि जो भेजे गए थे पीपल्स पार्टी में, उन्हें वहां से वापस बुला के मुस्लिम लीग नून की तरफ भेजा गया। अच्छा,
इट्स अ जोक। तो बट आपको लगता है ये पावर पॉलिटिक्स नहीं है, ये मजाक है, ये तो निजाम का दिवालियापन है? बट खुर्रम साहब, मैं फ्रैंकली मुझे बताइए सर, आप इसको देखिए, मजलूमियत का बयानिया या ज्यादती जिसके साथ हो, मियां नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादती हुई 2018 के इंतखाबात में, तमाम तर मसाइल के बावजूद मुस्लिम लीग नून पंजाब के अंदर सबसे बड़ी जमात थी, सबसे ज़्यादा आपने सीटें हासिल की, पंजाब असम्बली में भी सबसे ज़्यादा सीटें हासिल की बहैसियत एक जमात, और आपका जो विक्टिम कार्ड था कि आपके साथ ज्यादती की गई, वो अवाम उसके साथ खड़े हुए, लेकिन आज वो विक्टिम कार्ड पीटीआई के साथ है, और इमरान खान बाहर होते हैं या नहीं होते हैं, अगर उनकी हमशीरा कैंपेन के अंदर आती हैं और वो कहती हैं मेरे भाई को रियासती जबर के नतीजे में रखा गया अंदर और उसका कोई कसूर नहीं, तो क्या आपको लगता नहीं कि अवाम उसी तरह से वोट देंगे इमरान खान की जमात को भी? मुनीफ साहब, मैंने तो आपके प्रोग्राम में कोई क्लेम नहीं किया कि जी हमें हमदर्दी की बुनियाद पर वोट मिलेगा। मैंने आपको यही याद कराया है कि हमें वोट मिलेगा कि हमने पहले दहशतगर्दी खत्म की थी, हमें वोट मिलेगा हमने लोड शेडिंग खत्म की थी, हमें वोट मिलेगा हमने कराची को पुरअमन किया था, हमें वोट मिलेगा कि हमने महंगाई को खत्म किया था। 2.8% लोएस्ट महंगाई की शरह थी 2015-16 में। हमें वोट मिलेगा सीपैक लाने पे, और अगर कोई सिविलियन सुप्रीमेसी चाहता है तो फिर हमें वोट मिलना चाहिए परवेज मुशर्रफ को अदालत के सामने लेकर जाने का, हमें वोट मिलना चाहिए धरने का मर्दाना वार मुकाबला करने का, हमें वोट मिलना चाहिए डॉन लीग्स का मुकाबला करने का, हमें वोट मिलना चाहिए। मुशर्रफ साहब को बीच में से निकाल दें सर। नहीं, क्यों निकाल दें? बात यह है कि क्या किसी और जमात को, किसी और जमात बढ़िया किसी सर, मतलब फ्रैंकली नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्या किसी और जमात को जुर्रत हुई है कि वो किसी साबिक डिक्टेटर को अदालत में लेकर आए? आप बता दें। 76 साल हो गए, किसी भी जमात को, कोई भी पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को इसके ऊपर जज कर लें। अब बात यह है कि ये जो जिस इर्तिका की बात हो रही, इर्तिका हुआ है, और इर्तिका यही हुआ है कि अभी जो इंशाल्लाह 2024 के इंतखाबात हैं उसमें हमारा कोई मुतालबा नहीं है कि डस्का की तरह 21 जो प्रिजाइडिंग अफसर हैं या पूरे मुल्क में प्रिजाइडिंग अफसर अगवा किए जाएं, हमारे लिए दस्का की तरह गलियों में गोलियां चलाई जाएं। हमारा कोई मुतालबा नहीं है कि बंद कमरों में ठप्पे लगाए जाएं। हम वोट की ताकत से ही आएंगे, और आपने, मैं शुक्रगुजार हूं, 2018 में भी 1.28 लाख पाकिस्तानियों ने हमें वोट दिया था। वो बुनियाद है जो इंशाल्लाह इस दफा बहुत वसी होकर हमारी तवक्को है। बट बात ये है सर कि ये जो अभी देखिए, मैं खुर्रम साहब, मैं अर्ज किया, मैं कोई यहाँ देखिए, कोई किसी को कोई बात जो मर्जी कह ले, क्रेडिट या डिसक्रेडिट अगर किसी जमात का है तो उसी के पास रहेगा। बट आपने अभी, क्योंकि आपने जिक्र कर दिया परवेज मुशर्रफ साहब का, बट ये अजीब हालात हैं। आप क्लेम कर रहे हैं कि आपने बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया, मर्दाना वार मुकाबला किया, और एक डिक्टेटर को आप एहतसाब की अदालत में या अदालत के सामने लेकर आए। बाद में जो हुआ वो तारीख जानती है, लेकिन अभी चंद रोज़ कबल जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब फैज़ हमीद साहब के बारे में बात करते हैं, उसमें और बहुत से लोगों का जिक्र करते हैं कि इन लोगों का मिट्टी पाव से काम नहीं चलेगा। फौरी तौर पर शहबाज शरीफ साहब को, अलाउ मी टू से, दौड़ लगानी पड़ती है जहाज़ के ज़रिए वापस इंग्लैंड, कि जाके समझाना पड़ता है कि जनाब ये ना कीजिए, इससे बड़े गलत मैसेज जा रहा है, और मुस्लिम लीग नून बाकायदा तौर पर सॉरी करके रिट्रैक्ट करती है। तो फिर सर आज आप क्या बेच रहे हैं? आप सिविलियन सुप्रीमेसी बेच रहे हैं, आप गलत जिन्होंने काम किया चाहे उनका ताल्लुक एस्टैब्लिशमेंट से हो, आप उनका एहतसाब बेच रहे हैं, या आप अपनी मजलूमियत बेच रहे हैं, या आप सिर्फ 2017 या उससे पहले का मुआशी विजन बेच रहे हैं? मुझे सिर्फ ये बता दें। जी, हम ये, आप बेचने का लफ्ज चूंकि मार्केटिंग से आया है तो हम इसको कह लेते हैं कि चलें ये दुरुस्त है। हम पाकिस्तान के अवाम के पास ये बात लेकर जाएंगे कि चाहे वो सिविलियन सुप्रीमेसी हो, उसकी जो सबसे संजीदा कोशिश मियां नवाज शरीफ ने अभी तक पाकिस्तान की तारीख में किसी और ने ये कोशिश नहीं की जो उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में की। वो उसमें कामयाब नहीं हुए, लेकिन उन्होंने कोशिश की। उसके अगेंस्ट इमरान खान सिविल सुप्रीमेसी के, अगर आप ये समझते हैं कि साबिक जनरल्स को लान तान करना ही सिविलियन सुप्रीमेसी है, तो मेरा आपसे सख्त इख्तलाफ है। क्योंकि इमरान खान, नहीं ये कहा था, मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा सर, मैं तो ये कहते नहीं हूं, मैं तो कहता हूं आगे चले। मेरी आपसे यही इसी पे बात, और ये संजीदा बात है कि
लान तान करना सिविलियन सुप्रेमेसी नहीं है। इमरान खान सिविलियन सुप्रेमेसी की जंग नहीं लड़ रहे, वो जत्थों के जरिए रियासत पर कब्जे की जंग लड़ रहे हैं। दिस वाज द पॉइंट ऑफ 9th of May। तो यहां जो संजीदा कोशिश है वो नवाज शरीफ ने की है। और उसके बाद अगर बट सर मैं बिल्कुल सर, बट मियां नवाज शरीफ साहब क्या फरमा रहे हैं सर, वो भी तो लानता नहीं कर रहे हैं ना जो साबका लोग थे उनके ऊपर। बट सर वो भी लानता नहीं कर रहे हैं ना उन लोगों के ऊपर, जिसकी वजह से फिर उन्हें रिट्रैक्ट करना पड़ा, पीछे जाना पड़ा मुस्लिम लीग नून को। उन्होंने भी तो, मियां साहब ने भी तो लानता नहीं की ना जी। जी, उन्होंने लानतान तो नहीं की, उन्होंने किसी को जानवर नहीं कहा, उन्होंने किसी को गद्दार नहीं कहा, उन्होंने किसी को अमेरिका का गुलाम नहीं कहा। सिर्फ साहब की बात उन्होंने, हाँ जी, देखिए आप ये देखिए, आवाम को इस तरह गुमराह ना करें, मेरी गुजारिश है। नवाज शरीफ का रेटरिक जो है उसको कंपेयर कर लें। उन्होंने तो ये कहा है कि ये लोग, इनका हिसाब होगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये तो पता नहीं मीर जाफर और मीर सादिक हैं या ये जानवर हैं। उन्होंने तो ऐसी कभी कोई बात नहीं की। मैंने ये कहा भी नहीं है, मैंने नहीं खुर्रम साहब गुजारिश है सर, मैंने ये नहीं कहा, बट मैंने जरूर कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि बाजवा साहब हो चाहे फैज हमीद साहब हो, उन्होंने पीडीएम के जलसे में भी जिक्र किया, अभी कुछ देर पहले लंदन में भी जिक्र किया, वो ये बात तो कहते हैं कि एहतसाब हो। चले ये भी मैं कहता नहीं, उन्होंने नहीं कहा कि एहतसाब होना चाहिए, उन्होंने कहा एहतसाब होना चाहिए। मैंने आपके प्रोग्राम में इसीलिए मैं इसको सराहत से कहना चाहता हूँ कि जो आने वाली पार्लियामान वोट की ताकत से मुंतखब होगी। हमारा कोई मुतालबा नहीं है कोई हमारी मदद करे, वोट की ताकत से मुंतखब होगी। उसके सामने जो बहुत बड़ा चैलेंज है वो ये है कि ये इस जो पाकिस्तान में गैर आईनी अमल हुए हैं, इसकी रेकनिंग कैसे करनी है, इसका हिसाब और शुमार कैसे होगा। क्या वो अदालत के जरिए होगा, क्या वो किसी कमीशन के जरिए होगा, या आप जैसे जो आकिल वकील हैं और जो कानून जानने वाले हैं वो हमें दुनिया में से कोई और मिसाल देंगे। बहरहाल रेकनिंग तो होगी, ये तो इसमें कोई शक नहीं है, रेकनिंग होगी, लेकिन इसका जो तरीकेकार है वो पार्लियामान ने वजह करना। चले, अब आई रियली होप पार्लियामान इतनी मजबूत हो आने वाले वक्त के अंदर। साहब आपका बहुत शुक्रिया। जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब ने हमारा साथ दिया, नुसरत जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम आपसे इजाज़त लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर इंट्रा कोर्ट अपील फाइल हो गई है। सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में होना चाहिए, रियासत ये समझती है लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं, फैसला क्या होगा, एक ब्रेक के बाद से बात करते हैं। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। इस वक्त माजरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया, उस फैसले के बाद सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हो सकता। अब वफाकी हुकूमत मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ज़रिए और हुकूमत सिंध और हुकूमत बलूचिस्तान इंट्रा कोर्ट अपील फ़ाइल कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट में, और अब इसका फ़ैसला मुतवक्के है। अदालत में बाकायदा तौर पर समाअत होगी। याद रहे कि 184(3) के अंदर पहले ये प्रोविज़न नहीं थी, पहले एक आम रिव्यू फाइल होता था जिसके स्कोप बड़ा लिमिटेड होता था। अब जब से प्रैक्टिस और प्रोसीजर का कानून आया है तो उसके नतीजे में अब ये इंट्रा कोर्ट अपील सुप्रीम कोर्ट में 184(3) के किसी भी फैसले के खिलाफ मुमकिन है। लेकिन इस मामले में ये फैसला कितना मुमकिना हो सकता है, मुमकिना तौर पर हुकूमत के हक में आ सकता है, क्योंकि इस वक्त रियासत पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर पहले ही ये डिसाइड कर चुकी है कि जो लोग फ़ौजी अमलाक के ऊपर हमला करने में मुलव्वस थे उनकी सज़ा मिलिट्री कोर्ट के तहत ही होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसके बिल्कुल बरक्स आया। इस वक्त सिचुएशन क्या है और हो क्या सकता है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज एहसान साहब, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। हाफिज साहब बहुत शुक्रिया आपका। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ज़रा लोगों को आप एजुकेट कर अगर पाएँ कि अब हो क्या सकता है, क्योंकि एक तरफ कहा जा रहा है कि जी वो जो फैसला आया था कलअदम करार देने का, जिसमें मिलिट्री एक्ट की एक शिक को भी कलअदम करार दिया गया था, उसके खिलाफ स्टे भी दिया जाए, तो क्या पहले स्टे के ऊपर फोकस होगा वफाकी हुकूमत का या ओवरऑल होगा कि फैसला ही अंडू किया जाए? अगर अब फेडरल गवर्नमेंट बलूचिस्तान ने और उसके बाद शोहदा ने एक अपील फाइल की है 23 अक्टूबर के लिए, अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डिटेल रीजनिंग जो है, जो 23 अक्टूबर वाला ऑर्डर आया उसकी अभी नहीं आई, और डिटेल रीजनिंग के बाद जो है, जो आज इन लोगों ने अपील फाइल की है, डिटेल रीजनिंग के बाद ये अपनी जो अपील है उसको अमेंड भी कर सकते हैं, ग्राउंड्स को ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया है तो उसके अंदर ये है कि अगर 184(3) की प्रोसीडिंग्स के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को फैसला करती है तो उसके लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि आपके 5 जजेस का बेंच जो है उस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के केसेस को सुने। जो 5 जजेस ने, पहले 6 थे, चीफ जस्टिस साहब रिटायर्ड हो गए, उसके बाद ये 5 रह गए, 4-1 का फैसला आया।
अब जब अपील की जाएगी तो उसको ये बेंच नहीं सुनेगा, उसकी जगह एक नया लार्जर बेंच आएगा जो 5 से ज़्यादा पे मुश्तमिल होगा। और उसके अंदर ये है कि अगर ये अपील जिस तरह आज फाइल हुई है और उसके बाद रीजनिंग भी मेरा ख्याल ये है कि अगले 1-2-3 दिन के अंदर आएंगी, चूंकि ये है कि 30 दिन अपील का टाइम है और अगर 23 अक्टूबर को ये फैसला आया है तो 23 नवंबर तक इसका अपील टाइम है। तो अगर रीजनिंग भी आनी है तो सुप्रीम कोर्ट के बेंच को जो 4-1 से आया उसको 23 अक्टूबर से पहले देनी चाहिए ताकि जो एपेलेंट्स है उन्हें टाइम मिल सके कि वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएं। अब जब ये लार्जर बेंच बनेगा तो जिस तरह आपने पहले फरमाया है कि रिव्यू का लिमिटेड स्कोप था, अब स्कोप जो है उसका बड़ा आएगा, उसके अंदर एक लार्जर बेंच बैठेगा और वो सारी चीज़ें थ्रैश आउट करेगा कि कौन सी ऐसी रीजंस हैं जो जस्टिफाई करती हैं फेडरल गवर्नमेंट के स्टैंड को कि जिसके अंदर ये कहा जाए कि जो ऑलरेडी जजमेंट आई है उसको सेटिसाइड करार दिया जाए। और दूसरा, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किस जगह उस बेंच ने एक्सीड ऑफ जुरिसडिक्शन की है कि जिसके अंदर उन्होंने 1967 की जो 2 अमेंडमेंट्स थी और कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोटेक्शन थी मिलिट्री लॉज को आर्टिकल 8 सब आर्टिकल 3 के अंदर, और 50 साल से आपकी वो लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है और 48 साल से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 3 मेंबर्स बेंच से लेके 17 रुकनी मेंबर बेंच जो है इन चीज़ों को डिसाइड करता रहा है। तो कौन सी ऐसी रीज़न जस्टिफाइबल है सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच के पास कि उनकी जजमेंट को वैलिडेट करार दिया जाए। अगर इस ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो फेडरल गवर्नमेंट का एक बड़ा अच्छा केस है इस चीज़ के अंदर कि चूंकि यहाँ के ऊपर जो फैसले आए हैं वो दिए, पहला ये है कि 67 की अमेंडमेंट्स जो आई थी जिसके अंदर आर्मी लॉज के अंदर और मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियंस को ट्राई किया जा सकता है, वो उस कॉन्सेप्शन के मुताबिक है कि हर शख्स के ऊपर मिलिट्री लॉ या मिलिट्री कोर्ट्स अप्लाई नहीं होती। वो 5 कैटेगरीज हैं जिनके ऊपर ये लॉज अप्लाई होती है और दुनिया का ये कॉमन जुरिस्प्रूडेंस है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो यूके है, चाहे उसके बाद आपके जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं। और दूसरी बुनियादी चीज़ ये है कि ये सिर्फ लॉ नहीं है, इसके अंदर जो बहस असल के अंदर आएगी वो ये आएगी कि जब फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने 67 की अमेंडमेंट्स को 73 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोटेक्शन दी है और ये कहा है कि उनको अल्ट्रा वायरस नहीं किया जा सकता, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पहली दफा अगर उस आर्टिकल 8 को इन प्रोटेक्टेड लॉज को छेड़ा है तो उसकी वजह क्या थी। तो ये एक अच्छा केस है फेडरल गवर्नमेंट का जिसको जो है चांसेस काफी हैं सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर फैसला क्या करती है। आप साहब आपका बहुत शुक्रिया, वी रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, लेकिन जितना आप एजुकेट कर पाए हमारे व्यूअर्स को, मामला अहम है जी लेकिन नजरे सुप्रीम कोर्ट पर। प्रोग्राम आपने देखा, इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा, देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।